Dear student, this is the third lecture of the French Revolution. इस लेक्चर में हम द आउटब्रेक ऑफ रिवोल्यूशन एंड फ्रांस बिकम्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के बारे में जानेंगे। प्रीवियस सेक्शन में आप देख चुके हैं कि किन रीजन से लुई 16 ने टैक्स इंक्रीज कर दिया था। क्या आप सोच सकते हैं कि उसने ऐसा कैसे किया होगा? ओल्ड regime के अकॉर्डिंग monarchy did not have the power to impose tax according to his will alone. इसके लिए उसे स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाकर न्यू टैक्स के अपने प्रोपोज़ल पर मंजूरी लेनी पड़ती है। द स्टेट जनरल इज़ पॉलिटिकल बॉडी जिसमें तीनों स्टेट अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजते थे, लेकिन मोनार्क के ऊपर डिपेंड करता है कि वो मीटिंग कब डिसाइड करता है। 1614 यानी 1614 में आखिरी मीटिंग बुलाई गई थी। उसके बाद 5 मई 1789 को लुई 16 ने न्यू टैक्स के प्रोपोज़ल के लिए ई स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई। अपने पैलेस के रिस्प्लेंडेंट हॉल को सजाया गया। फर्स्ट और सेकेंड स्टेट से इस मीटिंग के लिए 300 रिप्रेजेंटेटिव भेजा गया जो एक दूसरे के सामने रो में बैठे थे, और थर्ड स्टेट के 600 रिप्रेजेंटेटिव जो फर्स्ट और सेकेंड स्टेट के पीछे खड़े थे। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं। थर्ड स्टेट के लकी और एजुकेटेड मेंबर को ही बुलाया गया था। पेजेंट्स, आर्टिस्ट और वुमेन को असेंबली में आने के अलाउ नहीं था। फिर भी लगभग 40,000 लेटर के माध्यम से उनकी कंप्लेन और डिमांड की लिस्ट बनाई गई, जो रिप्रेजेंटेटिव साथ लेकर आए थे। स्टेट जनरल के रूल्स के अकॉर्डिंग ईच स्टेट्स हैड 1 वोट, यानी प्रत्येक स्टेट एक ही वोट दे सकता है। इस समय लुई 16 was determined to continue the same practice, लेकिन थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव ने इस रूल को मानने से इनकार कर दिया। उनका डिमांड था 1 मेंबर 1 वोट, जो एक डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स है। इसको रूसो ने अपनी बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन भी किया था। तो आपको क्या लगता है कि लुई 16 इनकी डिमांड्स को एक्सेप्ट किया होगा? जी नहीं, लुई 16 ने इनकी डिमांड को एक्सेप्ट नहीं किया। फिर क्या हुआ? थर्ड स्टेट वाले प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए और असेंबली के बाहर चले गए। थर्ड स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव अपने आप को स्पोक्समैन फॉर द होल फ्रांस नेशन मानते थे। 20 जून को ई स्टेट के जो मेंबर्स वर्साई के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुए थे और अपने आप को नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर दिए, और साथ में शपथ लिए कि जब तक लुई 16 के पावर को कम करने वाला कॉन्स्टिट्यूशंस रेडी नहीं किया जाएगा, तब तक वो असेंबली को ख़त्म नहीं करेंगे।
और इस प्रोटेस्ट को लीड दो स्कॉलर्स मिराबेओ और आबे सिए कर रहे थे। अब सवाल आता है कि दोनों कौन थे। मिराबेओ वॉज बॉर्न इन ए नोबल फैमिली, बट वो समाज से फ्यूडल प्रिविलेज को ख़त्म करने की ज़रूरत से सहमत थे। उन्होंने एक मैगज़ीन लॉन्च किया और वर्साय में जुटी भीड़ के समक्ष जोरदार भाषण भी दिए थे। आबे फर्स्ट स्टेट के थे और वो थर्ड स्टेट के सपोर्ट में उन्होंने एक पैम्पलेट लिखी जिसमें लिखा था व्हाट इज़ द थर्ड स्टेट। जिस समय वर्साइल में नेशनल असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्टिंग में बिजी था, उस समय फ्रांस में रिवोल्ट हो रहा था। कड़ाके की ठंड के कारण फसल को नुकसान हुआ था, जिसका रिजल्ट यह हुआ कि ब्रेड का प्राइस हाई हो गया। और जब ब्रेड की प्राइस हाई हुई थी तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट ब्रेड ऑनर को होता था। यानी कि आप कह सकते हैं कि मुंह मांगी प्राइस में ब्रेड ऑनर ब्रेड को सेल कर रहे थे। फ्रांस के पीपल ब्रेड शॉप पर घंटों घंटों तक वेट करते थे, फिर भी उनको ब्रेड नहीं मिलता था, जिसका रिजल्ट यह हुआ कि पीपल गुस्से में आकर प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए, ब्रेड शॉप को तोड़ने लगे। और दूसरी तरफ लुई 16 का परमिशन भी मिल चुका था वहाँ की सोल्जर को। और पेरिस के लोगों के बीच ये र्यूमर्स फैल गया कि लुई 16 सोल्जर को ऑर्डर दे दिया है कि उनके ऊपर गोली चलाने के लिए, यानी सोल्जर उन्हें जान से मारने के लिए आ रहे हैं। फिर उसका रिजल्ट क्या हुआ कि 7,000 मेन और वुमेन प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए। 14 जुलाई 1789 को बस्टिल को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। कंट्री साइड में र्यूमर्स तेज़ी से स्प्रेड विलेज टू विलेज होने लगा कि लॉर्ड्स ऑफ द मेनर जो पक्के फसल को डिस्ट्रॉय करने आ रहे हैं। तो फिर क्या हुआ, पीजेंट ने अपने हो और पिचफॉर्क से गवर्नमेंट बिल्डिंग पे अटैक कर दिए। उन्होंने पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिए। और तो और जो अनाज की गोदाम था, जिसे तोड़कर अनाज को पूरा लूट लिया गया। और साथ ही साथ जितने भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे उसे जला दिया गया। नोबिलिटी यानी सेकेंड स्टेट के पीपल अपने घर छोड़कर पड़ोसी देशों में भागने लगे। यह सब देखते हुए लुई 16 ने नेशनल असेंबली के प्रिंसिपल को एक्सेप्ट कर लिया। और तो और वो मान लिया उसका रूल कॉन्स्टिट्यूशंस के अकॉर्डिंग होगा। 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने फ्यूडल सिस्टम्स और सारे रिलीजियस टैक्स को समाप्त कर दिया। फ्यूडल और रिलीजियस टैक्स के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था। साथ ही साथ चर्च की लैंड को भी ले लिया गया। इस तरह कम से कम 20 अरब लिरवे की संपत्ति सरकार के हैंड में आ गई। नेक्स्ट, फ्रांस बिकम्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। 1791 नेशनल असेंबली कंप्लीटेड द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और असेंबली का मेन ऑब्जेक्ट था कि अब राजा के पावर एक हैंड में ना होकर उस पावर को अलग अलग इंस्टीट्यूशन यानी लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी सिस्टम में डिवाइड किया गया। इस तरह से फ्रांस मेड ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया।
1791 में नेशनल असेंबली को लॉ बनाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। नेशनल असेंबली इनडायरेक्ट इलेक्शन से सिटीजन्स और वोटर का चुनाव करते थे और जो पुनः असेंबली के मेंबर को चुनता था। यानी इनडायरेक्ट इलेक्शंस के मतलब होता है नॉट इलेक्टेड बाय पीपल डायरेक्टली। सभी सिटीजन्स को वोट देने का अधिकार नहीं था, यानी 25 ईयर्स से अधिक एक्टिव सिटीजन्स को वोट देने का अधिकार था, या तो फिर वैसे लेबर्स को अधिकार था जो कम से कम 3 डेज का टैक्स देते हैं। बाकी सिटीजन्स को यानी मेन और वुमेन को पैसिव सिटीजन्स के रूप में क्लासिफाइड किया गया था। वैसे ही एक्टिव और पैसिव सिटीजन्स क्या होता है? एक्टिव सिटीजन्स जो लिटरेट होते हैं और उनके पास लॉ का नॉलेज होता है। पैसिव जो अनएजुकेटेड होते हैं और उन्हें लॉ और गवर्नमेंट का कोई नॉलेज नहीं होता है। और तो और क्वालिफाई ऑफ इलेक्टर एंड असेंबली के मेंबर्स होने के लिए पीपल को हाई ब्रैकेट ऑफ टैक्स पेयर्स होना चाहिए। यानी द कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन विथ ए डिक्लेयर ऑफ द राइट ऑफ मेन एंड सिटीजन सच एज right to life, freedom of speech, freedom of opinion, equality before law के रूप में स्थापित किया गया। और यह राइट्स एवरी सिटीजन्स का नेचुरल और इनएलिएनेबल है और इस राइट्स को कोई नहीं छीन सकता। और इसके साथ इट वॉज द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू प्रोटेक्ट इट्स सिटीजन नेचुरल राइट्स, यानी सारे स्टेट्स को ये जिम्मेदारी दी गई कि उस सिटीजन्स को नेचुरल राइट्स की देखरेख करें। इस लेक्चर के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम फ्रांस एबोलिश मोनार्की एंड बिकम्स ए रिपब्लिक के बारे में जानेंगे। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।